हेलो सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के नए अध्याय जिसमें भारत के उद्योग से रिलेटेड जो भी कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बच गया था उसका विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने 44 तक देख लिया था, आगे उससे हम लोग 45 से देखेंगे। तो इससे रिलेटेड आप थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में है यमुनानगर है, गुवाहाटी है, शाहाबाद है और बल्लारपुर है। तो अब देखिए यमुनानगर कहाँ है। यह यमुनानगर है, यह जो पेपर्स मिल्स के लिए जाना जाता है, यह हरियाणा में है। यह यमुनानगर को पहले हम लोग अब्दुल्लापुर के रूप में भी जाना जाता था। यह मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध है वह पेपर्स मिल्स के लिए कागज यमुनानगर जाना जाता है। और जो ये ऑप्शन नंबर 4 आप देख रहे हैं बल्लारपुर, यह बल्लारपुर भी हरियाणा में ही है। क्या हुआ था, पहले बल्लारपुर में 1945 ईस्वी में पेपर्स मिल एंड स्ट्राबोर्ड मिल्स की स्थापना की गई थी और ठीक एक साल बाद 1946 ईस्वी में यमुनानगर और बल्लारपुर को दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। और तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 तो यह कागज उद्योग से संबंधित है ही है। अब बच गया ऑप्शन नंबर 2 गुवाहाटी और शाहाबाद। अब देखिए गुवाहाटी क्या है, गुवाहाटी जो है यह असम में अवस्थित है। तो गुवाहाटी के असम में ही एक जगह है नवेगांव। ये जो नवेगांव है यह भारत का सबसे बड़ा पेपर मिल के रूप में जाना जाता है। तो यह तीनों जो प्रश्न है यमुनानगर, गुवाहाटी और बल्लारपुर, यह तीनों ही कागज उद्योग से संबंधित है। शाहाबाद, देखिए शाहाबाद क्या था। शाहाबाद मुख्य रूप से 1972 ईस्वी में क्या किया गया था, इसको दो भाग में बांटा गया था, एक भोजपुर के रूप में और रोहतास के रूप में। हालांकि रोहतास में पेपर मिल है जो कि अभी बंद हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 इसका क्या हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा, जो कागज उद्योग से संबंधित है। और आगे आपको देखने को मिलेगा टीटागढ़ है, वह भी कागज उद्योग से संबंधित था। टीटागढ़ मुख्यतः वहाँ तो जूट के लिए भी जाना जाता है। तो ऑप्शंस के अनुसार आपको मिलान करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 में करा मध्य प्रदेश में पीथमपुरा को किसके लिए जाना जाता है। अब देखिए मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के जो पीथमपुरा है वह किसके लिए जाना जाता है, वह ऑटोमोबाइल के हब के रूप में जाना जाता है। तो आप ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर सी ऑटोमोबाइल हब के रूप में मध्य प्रदेश के पीथमपुरा के रूप में जाना जाता है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि रटना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप इसके बारे में अच्छा से जानकार हैं तो आप इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 में सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। सूची 1 में उद्योग है और सूची 2 में उत्पादन केंद्र है। अब देखिए उद्योग में क्या है, उद्योग में है जूट का सामान है, उसके बाद है रेशमी वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है और ऊनी कालीन है। तो जूट के सामान का उत्पादन के लिए वह जो जाना जाता है वह मुख्यतः आपको मालूम होगा कि जूट के उत्पादन में भारत विभाजन से पूर्व क्या था, प्रथम स्थान पर था, निर्यात में भी और उत्पादन में भी। हालांकि जब विभाजन हो गया, जब जूट का जो अधिकांश जो उपजाऊ क्षेत्र था वह बांग्लादेश में जाने के बाद अभी निर्यात में दूसरे नंबर में। तो सबसे अत्यधिक भारत में जूट का जो उत्पादन होता है वह पश्चिम बंगाल में होता है। यह जो टीटागढ़ है यह पश्चिम बंगाल में ही अवस्थित है। यह जो 24 परगना जिले हैं उसी में अवस्थित एक शहर है। यहाँ पर जो पहले था यूरोपीय लोगों का निवास था, लेकिन अब जूट एवं कागज के 4 कारखाने यहाँ पर स्थापित कर दिए गए। तो जूट के सामान के लिए यह टीटागढ़ है कहाँ, पश्चिम बंगाल के 24 परगने जिले में अवस्थित है। तो ये हो गया। उसके बाद रेशमी वस्त्र। अब रेशमी वस्त्र की बात की जाए तो भारत जो है रेशमी वस्त्र के लिए जाना जाता है। भारत में कौन सा राज्य, वह सबसे ज़्यादा जो राज्य है वह है कर्नाटक। जो कर्नाटक है वो सबसे ज़्यादा क्या है, रेशमी वस्त्र का उत्पादन करता है। लगभग 33.09% एकाधिकार रखता है कर्नाटक। और मुख्यतः जो भारत है जो टर्सरी, एरी और टसर और मूंगा, ये चार से पाँच किस्म है रेशम का, उसमें से जो ये मूंगा है उसमें एकाधिकार प्राप्त किए हुए है भारत। तो ध्यान में रखिएगा रेशमी वस्त्र का संबंध हो जाएगा कर्नाटक यानी ये बंगलोर से। अब देखिए बंगलोर को हम लोगों ने और देखा था, बंगलोर को क्या होता है, ये आईटी सिटी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शंस में बोर रहता तब हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता। तो वह जब इलेक्ट्रॉनिक नगर की राजधानी पूछेगा तो वहाँ पर आशा करते हैं ये उनसे रिलेटेड दूसरा कोई उद्योग वहाँ पर नहीं डालेगा। तो रेशमी वस्त्र से उद्योग वह कर्नाटक बंगलोर हो जाएगा। ऊनी वस्त्र, अब ऊनी वस्त्र की बात की जाए तो अब बताइए भारत में जो ऊनी वस्त्र है, ऊनी वस्त्र की स्थापना कब होती है। जो ऊनी वस्त्र सबसे पहले लगभग शायद 1818 ईस्वी में इसको स्थापित किया जाता है ऊनी वस्त्र को लेकर। तो यह कहाँ है, लुधियाना या भदेही में। अब देखिए लुधियाना कहाँ है, यह पंजाब में अवस्थित है। तो ऊनी वस्त्र जो है उससे वह क्या चीज़ से रिलेटेड हो जाएगा, वह हो जाएगा लुधियाना, पंजाब से रिलेटेड हो जाएगा। चूँकि हम लोगों ने देखा था कि जो ऊनी वस्त्र का निर्माण है वह सबसे पहले कहाँ हुआ था, वह
अगर इसके कारखाना की बात की जाए तो यह जो सबसे पहला कारखाना स्थापित हुआ था वह कानपुर में हुआ था ऊनी वस्त्र का। कब? 1876 ईस्वी में स्थापित हुआ था। लेकिन इसके बाद वह जो वास्तविक रूप से इसका विकास 1950 ईस्वी यानी भारत के स्वतंत्रता के बाद होता है। तो ऊनी वस्त्र के रूप में वही है जो कुछ जो क्षेत्र हैं, जैसे पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, ये सभी जो क्षेत्र हैं महत्वपूर्ण केंद्र है इसका, तो उसी में से एक क्षेत्र लुधियाना दिया हुआ है। तो ऊनी वस्त्र लुधियाना हो जाएगा। अगर प्रथम पूछा जाता कि इसके ऊनी वस्त्र का पहला मिल वो 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित हुआ था, लेकिन वास्तविक रूप से स्वतंत्रता के बाद ऊनी कालीन के रूप में भदेही। अब भदेही कहाँ है? वह भदेही यूपी में अवस्थित है। आपको बता दें कि जो यूपी में एक और है जो क्या है, हस्तकालीन के लिए भी जाना जाता है, तो वही ऊनी कालीन के लिए भदेही जाना जाता है। लेकिन अगर हस्तकालीन की बात आ जाए तो मिर्ज़ापुर, वह मिर्ज़ापुर जिसका कालीन का मांग विदेशों में भी सर्वाधिक है, तो ध्यान में रखिएगा वह हो जाएगा भदेही हो जाएगा, जिसका पूर्व जो भदेही का पूर्व नाम था पहले वह संत रविदास नगर के रूप में भी जाना जाता था। इसके जो ऊनी कालीन का मांग है यह पूरे भारत नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है। तो इस तरह से इसका मिलान हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 48 में करा निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में। अब देखिए पहले हम लोग जानेंगे कि पेट्रो रसायन क्या होता है। देखिए पेट्रो रसायन उद्योग वह उद्योग है जिसमें क्या होता है, अपरिष्कृत जो ऑयल होते हैं, क्रूड ऑयल होता है, उसका कच्चे माल को कच्चा पदार्थ को क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यानी उस के जो कच्चे माल के पदार्थ के रूप में वह अपरिष्कृत ऑयल का उपयोग किया जाता है, जिसमें से मुख्यतः पेट्रो रसायन उद्योग को मुख्यतः 4 उपवर्गों में बांटा गया है, जिसमें पॉलीमर हो जाएगा, कृत्रिम रेशे हो जाएगा, ये सभी देखने को इसमें 4 तरह के उपवर्गों में बांटा गया है। जिसमें क्या होता है, जो अपरिष्कृत कच्चे पदार्थ, कच्चे अपरिष्कृत तेल होते हैं उनका वो इस्तेमाल करते हैं क्या चीज़ के रूप में, कच्चे रॉ मटेरियल के रूप में, तो वही होते हैं। उसमें से मुख्यतः जो कौन है सबसे ज़्यादा, तो वह हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, क्योंकि गुजरात में स्थित क्या है, जामनगर। तो जामनगर है वो सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है। तो सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी होने के कारण वहाँ से पेट्रो रसायन उद्योग के लिए जो कच्चे माल का जो आदर्श सबसे ज़्यादा हुआ वहीं से पाया जाता है। तो कभी कभी गुजरात ना देकर जामनगर भी ऑप्शंस में रहेगा, क्योंकि इसलिए जामनगर भी उपयुक्त हुआ क्योंकि वह सबसे बड़ा रिफाइनरी है। वहाँ का जो उसकी क्षमता की बात की जाए तो 1.2 मैट्रिक टन उसका क्या किया गया, मतलब इतना प्रतिदिन का उसका क्षमता है। तो गुजरात हो जाएगा। गुजरात में 3 है, कौन कौन है, तेल वाइन रिफाइनरी, एक जामनगर है, एक बादीनगर है और एक कोयली भी है। तीनों से प्रश्न पूछता है, तो जान लीजिएगा। जो जामनगर है वो रिलायंस इंडस्ट्री के अंतर्गत में है, बादीनगर वाला इसार ऑयल के अंतर्गत में है, और एक और कोयली हो गया शायद वो IOCL के अंडर में है, यानी वो उसका संचालन करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 49 में, सूची 1 का सूची 2 से सुमिलित करिए। सूची 1 में केंद्र है और सूची 2 में उद्योग है। चलिए आंवला है, देखिए एक अम्बाला है और एक आंवला है, दोनों अंतर है ना। ये जो आंवला शायद है ये यूपी के क्षेत्र में पड़ता है, बरेली में। तो उसके बाद मोदी नगर है, उसके बाद बाराबांकी है, उसके बाद कानपुर है। तो आ जाइए पहले हम लोग कानपुर से स्टार्ट करते हैं। कानपुर तो मुख्यतः हम लोगों ने देखा था कि कानपुर किस लिए जाना जाता था, चमड़ा उद्योग के लिए जाना था, लेकिन चमड़ा उद्योग तो ऑप्शंस में है ही नहीं। अगर चमड़ा उद्योग रहता तो चमड़ा उद्योग ही होता। अब दूसरा में आ जाइए, कानपुर किसके लिए, तो वह कानपुर विस्फोटक के लिए, विस्फोटक उद्योग भी यहाँ पर बना हुआ है, पटाखे उटाखे का। बाराबांकी है, बाराबांकी है कहाँ, यह यूपी है, जिससे हम लोग नवाबगंज के रूप में बाराबांकी को जानते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, बाराबांकी नवाबगंज के रूप में भी जाना जाता है। यह यूपी में, यह किसके लिए यह जाना जाता है, यह पॉलीफाइबर, जो मुख्य रूप से जो पॉलीफाइबर होते हैं ना, पॉलीफाइबर, उसके लिए यह बाराबांकी जानता है। मोदी नगर कहाँ, मोदी नगर यह यूपी के गाजियाबाद में है, और यह मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है, यह रबड़ के लिए जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, मोदी नगर है कहाँ, यह यूपी के गाजियाबाद में, और बाराकी यह यूपी में है, और ये आंवला हो गया यह कहाँ है, यह भी यूपी के बरेली में अवस्थित है। तो बाराबांकी और ये फूलपुर, ये दोनों जो है किसके लिए जाना जाता है, यह उर्वरक के लिए जाना जाता है, जो 1967 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी अम्बाला के बाराबांकी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 50 में, 50 में कर रहा है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमिलित करिए। देखिए ये सभी जो प्रश्न हैं आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस प्रश्न को एक बार अच्छे से सॉल्यूशन किए हुए रहेंगे, जानकार रहेंगे, तो आशा करते हैं अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो वो गलती नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो आपको देखने को मिलेंगे कि सिर्फ वहाँ पर एक उद्योग नहीं अन्य उद्योग हैं। तो अगर आपको सही से ज्ञान रहेगा तो उस प्रश्न का सही जवाब ना दे पाएंगे।
सॉरी उस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। जैसे में आपको आगे देखने को मिलेगा कि हम लोगों ने देखा था क्या, कोरबा। कोरबा जो छत्तीसगढ़ में है, तो स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने देखा था तो वहाँ पर थर्मल पावर था जिसमें 2100 मेगावाट का बिजली उत्पादन के बनाया गया था। बाद में हम लोगों ने जब आगे बढ़ा तो देखा वहाँ कोयला का भी क्षेत्र पाया जाता है। जब आगे अब इसमें देखेंगे तो उसमें एल्युमिनियम का भी क्षेत्र हो जाएगा। तो ऑप्शंस के अनुसार आपको समझना होगा कि वह जो क्षेत्र पूछा है वह किसके लिए है। अगर वह ऊपर में लिख दिया गया है तो उस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। जैसे विशाखापट्टनम है तो विशाखापट्टनम की बात की जाए, इस पर स्थान है, इधर उद्योग है, तो मोटर गाड़ी, पोत निर्माण, उर्वरक, एल्युमिनियम। तो विशाखापट्टनम ये पोत निर्माण यानी जल यान निर्माण के लिए ही जाना जाता है। क्या होता है पोत निर्माण, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि 1941 ईस्वी में सबसे पहली बार क्या कहता है, जलयान निर्माण का स्थापना किया जाता है। और यह जो जलयान निर्माण हुआ क्या है, सिंधिया स्टीम नेविगेशन के द्वारा इसकी स्थापना विशाखापट्टनम में की जाती है। उसके बाद ठीक 1941 के बाद 1952 ईस्वी में भारत सरकार इसके अपने अंडर में लेकर अधिग्रहण कर लेता है और इसको हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम के नाम से इसका नामकरण कर देता है। ठीक इसके जब 1952 ईस्वी में होता है उसके बाद 5 केंद्र को और स्थापित किया जाता है विशाखापट्टनम के अलावा, जिसमें मंझगांव हो जाएगा, उसके बाद मुंबई हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। तो ये सभी 5 जो और होते हैं वो क्या किए जाते हैं, स्थापना किए, जो प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मुरी, तो विशाखापट्टनम पोत निर्माण हो जाएगा। उसके बाद मुरी, मुरी की बात की जाए, आप देखिए मुरी का जो है स्थान हुआ एल्युमिनियम से संबंधित है। अब थोड़ा सा एल्युमिनियम के बारे में हम लोग समझते हैं कि एल्युमिनियम का कब इसकी स्थापना की जाती है, इसकी फैक्ट्रियाँ कब लगाई जाती है। तो एल्युमिनियम उद्योग का प्रथम कारखाना है वह कब लगाया जाता है, वह 1938 में इसके 4 कारखाने लगाए जाते हैं। हालांकि 1938 से पहले भी 1937 ईस्वी में क्या किया जाता है कि ये देखिए कलकत्ता के कौन सा नगर है, जेके नगर, कलकत्ता के आसनसोल के जेके नगर में प्रथम कारखाना एल्युमिनियम का 1937 ईस्वी में लगाया जाता है। लेकिन ठीक इसके 1 साल बाद 1938 ईस्वी में 4 महत्वपूर्ण कारखाने लगाए जाते हैं, जिसमें से एक बिहार के मुरी है, दूसरा उसके बाद केरल के अलावे है, फिर पश्चिम बंगाल के बेलूर है तथा उड़ीसा के हीराकुंड। ये 4 महत्वपूर्ण लगाए जाते हैं, जिसमें से एक वही पूछा है मुरी, जो बिहार में अभी हालांकि झारखंड में वो चला गया है अलग होने के बाद। तो ध्यान में रखिएगा मुरी हो जाएगा एल्युमिनियम। उसके बाद गुड़गांव आता है। गुड़गांव क्या है, यह मोटर गाड़ियों के नाम के लिए जाना जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद पनकी है, यह पनकी कहाँ, यह यूपी के कानपुर में है, तो यह जो है उर्वरक के लिए जाना जाता है। यहाँ पर उर्वरक का उद्योग का कारखाना लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 51 में करा सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करिए। अब सूची 2 में उद्योग है और सूची 2 में स्थान है। अब देखिए भारी इंजीनियरिंग उद्योग यानी हैवी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, इसकी चर्चा हम लोग पहले भी प्रश्न में किए थे, शायद 31 में था, उसमें हम लोगों को देखा था हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थापना किया गया, तो वह क्या था उसका रांची था। देखिए रांची है तो इसमें हैवी इंजीनियरिंग उद्योग रांची हो जाएगा। उसके बाद बात किया जाए कि मशीन औजार उद्योग यानी जो मशीन औजार उद्योग है यह कब लगाया जाता है, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा, यह HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स यही जो होता है इसकी स्थापना कहाँ किया जाता है, यह हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में जो अवस्थित पंजौर है वहीं पर क्या किया जाता है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स के कारखाने यहाँ पर लगाया जाता है। तो आप याद रखिएगा यही भारी मशीन HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स के द्वारा हरियाणा के पिंजौर जिले में लगाया था। एल्युमिनियम उद्योग के लिए अभी हम लोगों ने देखा था कि एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना सबसे पहले 1937 ईस्वी में, वह कहाँ किया जाता है 1937 में, वह क्या किया जाता है कलकत्ता के आसनसोल के जेके नगर में किया जाता है। उसके बाद 1938 ईस्वी में इसके ठीक 4 महत्वपूर्ण कारखाने स्थापित किए जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने एक बिहार का मुरी देखा था, उसके बाद दूसरा हम लोगों ने केरल के अलाइवे को देखा था, उसके बाद तीसरा पश्चिम बंगाल के बेलूर को देखा था, चौथा उड़ीसा के हीराकुंड को देखा था। तो इस एल्युमिनियम क्षेत्र में उसमें से तो किसी का नाम नहीं है, तो एक ऑप्शन बच गया सिंदरी और रेणुकूट, तो यह हो जाएगा रेणुकूट जो यूपी के सोनभद्र जिले में है। तो ध्यान में रखिएगा सोनभद्र जिले, यह उद्योग किससे संबंधित थे, एल्युमिनियम से। उर्वरक उद्योग वह सिंदरी की स्थापना, इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी प्रश्न में किया है कि सिंदरी की स्थापना कब होती है, सिंदरी उर्वरक उद्योग, इसकी स्थापना भारतीय उर्वरक अधिनियम जो 1951 ईस्वी में आता है उस अधिनियम के तहत ही क्या किया जाता है, सिंदरी उर्वरक उद्योग की स्थापना की जाती है, जो सिर्फ भारत का ही नहीं उस समय एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र होता है सिंदरी। तो इस तरह से इन सभी का हम लोगों ने मिलान देख लिया। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 52 में। अब देखिए 52 में क्या करा, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्नलिखित में से कौन सा है। अब इस ऑप्शन में बड़ौदा है, मथुरा है, विशाखापट्टनम है और मुंबई है। हम लोगों ने
पढ़ा था कि जो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना हुआ क्या है, गुजरात का जामनगर है। वही जामनगर जो रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा क्या किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। तो इसमें से जामनगर तो ऑप्शंस में है ही नहीं। तो अब आपको इसमें देखना होगा कि हाल ही में कौन है, जो बड़ौदा है कि मथुरा है, विशाखापट्टनम है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह बड़ौदा है। अगर जामनगर होता तो इस प्रश्न का सही जवाब जामनगर होता। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे प्रश्न में आप गलती कर सकते हैं क्योंकि जामनगर नहीं है और सभी लोग मुख्यतः जितना भी जगह आप पढ़ेंगे तो वह जामनगर ही आएगा। क्यों जामनगर है, क्योंकि उसका जो क्षमता भी काफ़ी अत्यधिक है। 1.24 मिलियन जो पर डे का है उसका मैट्रिक टन उसका क्षमता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 53 में, भारत में कुल तेल शोधन कारखाने का बृहद बंदरगाह के समीप संस्थापित है क्योंकि कह रहा है जो भारत के जो तेल शोधक बंदरगाह हैं बृहत्तम रूप से जो सभी हैं वह क्या है, बंदरगाह के समीप क्यों है। तो ऑप्शंस में कह रहा है तेल क्षेत्र के अधिकतर तट के समीप स्थित हैं, इसलिए क्योंकि जितने भी तेल क्षेत्र हैं अधिकतर तट के समीप हैं। हाँ, यह भी कथन बहुत हद तक सही है क्योंकि जितने भी हमारे जो तेल क्षेत्र हैं वह तट के समीप हैं, या तो अपतटीय है या फिर तटीय है। अपतटीय मैंने समुद्र से, तट से दूरी समुद्र में जाकर, है ना। तटीय और अपतटीय में ही अंतर था जो कि हम लोग चर्चा भी पहले किए थे। उसके बाद है आयातित कच्चे माल पर निर्भरता। यह भी प्रश्न सही है क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि भारत को जितना आवश्यकता है उस आवश्यकता में से मात्र 15 से 17% ही वह क्या करता है, अपने देश में वह उसका उत्पादन कर पाता है। बाकी 80 से 85% के लिए वह निर्यात आयात पर ही निर्भर होता है। तो इसके लिए यह एक से ज़्यादा तो पर्याप्त, दो में लग रहा है क्योंकि आयातित कच्चे माल पर निर्भरता ज़्यादा अत्यधिक है। इसी के कारण वह बृहत्तम बंदरगाहों के समीप संस्थापित है उसके तेल शोधक कारखाने। तो ऑप्शन नंबर 20 का पर्याप्त होगा। हाँ, अगर बात की जाए भारत में, बात की जाए तो भारत में ज़रूर हैं जहाँ से तेल को उत्पादन किया जाता है, जिसमें से हम लोगों ने 4 पढ़ा था। कौन कौन क्षेत्र पढ़ा था, जिसमें ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी अपतटीय तट, पूर्वी अपतटीय तट। ब्रह्मपुत्र घाटी में हम लोगों ने देखा था सुरमा घाटी से लेकर ये था ये डिगबोई के क्षेत्र में जो 13 वर्ग किलोमीटर में था। उसके बाद गुजरात तट में हम लोगों ने देखा था अंकलेश्वर गुजरात तट से लेके अंकलेश्वर तक। उसके बाद उसमें मेहसाना भी था। उसके बाद जब हम लोगों ने देखा था किसमें, पश्चिमी अपतटीय तट में, जिसमें क्या देखा था, बम्बई हाई था, बसियान था, आलियाबाद था, ये सभी क्षेत्र थे। और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में हम लोगों ने कृष्णा गोदावरी कावेरी के क्षेत्र को देखा था। तो ये सभी जो क्षेत्र थे वह थे भारत में स्थित तेल, जहाँ से ऑयल का, कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में देखिएगा, जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी। अब देखिए जॉर्ज ऑकलैंड की बात की जाए, ये जॉर्ज ऑकलैंड कौन थे, पहले इनके बारे में। ये जॉर्ज ऑकलैंड स्कॉटलैंड निवासी थे। तो जॉर्ज ऑकलैंड जो स्कॉटलैंड निवासी थे उनके द्वारा भारत में सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में क्या किया जाता है कि कलकत्ता के निकट रिसरा नामक स्थान होता है, वहीं पर वह जूट के कारखाने स्थापित करते हैं। और जब यह जूट का कारखाना स्थापित करने का कारण भी होता है क्योंकि उस समय जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या होता है, युद्ध स्थलों पर खाद्य और आयुध सामग्री को पहुंचाने के लिए क्या होता था, इस जूट से निर्मित उत्पादों की मांग अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो गई थी। और इस वृद्धि के कारण उस समय इतना वृद्धि हुआ कि मतलब कहने का मतलब भारत को उसमें एकाधिकार प्राप्त था। तो इसलिए उसे सोने का रेशा के रूप में भी कभी कभी हम लोग उसे प्रश्न भी पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से किसे सोने का रेशा कहा था। तो इन्हीं सब कारणों से, विशेष रूप से क्योंकि उस रूप से जो कच्चा जूट था वह भारत से स्कॉटलैंड भेजा जाता, जहाँ से टाट बोरियां बनाकर विश्व के विभिन्न देशों में भेजी जाती थी, जो कि विदेशी मुद्रा का प्रमुख स्रोत था। इसलिए जो था दुनिया के प्राय सभी जो देश थे जूट निर्मित उत्पादों की मांग बनी रही और आज भी बना हुआ है। इसीलिए उसे जूट के रेशे को सोने के रेशे से कहकर भी हम लोग इसे संबोधन करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। तो जॉर्ज और स्कॉटलैंड निवासी 1855 ईस्वी में, वह रिसरा नामक, रिसरा है कहाँ पर, यह कलकत्ता के समीप स्थित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, ये आपको कभी कभी 1855 की जगह पर 1859 भी देखने को मिलेगा क्योंकि देखिए क्या होता है, फैक्ट्री का स्थापना और संचालन में थोड़ा समय लग जाता है। ऐसा नहीं ना कि आप कोई भी चीज़ बनाए, फैक्ट्री बनाए, तुरंत आज बनाए तुरंत हो गया, समय लगता है बनाने में भी। तो जो स्थापना हो जाने के बाद उसके कुछ बेसिक होते हैं, जो उसमें इंस्टॉलेशन का कुछ कार्य होता है जिसमें वो शायद 1-2 साल का हो जाता। तो कभी कभी ये आपको डेट से हड़बड़ाना नहीं है, आप ये ध्यान में रखिएगा। तो कहीं कहीं 1859 भी देखने को मिलेगा। तो वह उत्पादन 1 से 2 साल बाद ही, जितने भी फैक्ट्री मैक्सिमम स्थापना होते हैं वह स्थापना के कुछ साल बाद ही उत्पादन प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, देश के विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास हुआ क्योंकि
अब कह रहा है कि देश के विभाजन के बाद जूट उद्योग का ह्रास क्यों हुआ। अब देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था कि क्या हुआ था कि जो विशेष रूप से जो कच्चा जूट है भारत से स्कॉटलैंड भेजा जा रहा था, जहाँ से टाट बोरियां बनाकर विश्व के विभिन्न देशों को भेजी जाती थी, जो विदेशी मुद्रा का प्रमुख स्रोत था। यही दुनिया के प्राय सभी देशों में जूट निर्मित उत्पादकता की मांग बनी रही और अतः आज भी भारत को सोने का रेशा के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या हुआ, जब भारत अलग होता है, भारत का विभाजन होता है, तो उस समय शायद 120 फैक्ट्रियाँ होती हैं। 120 फैक्ट्रियाँ में से विभाजन के बाद भारत के पास मात्र 110 फैक्ट्रियाँ रहती हैं और उसमें से जो सबसे कुशल श्रम और जूट उत्पादक क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा वो बांग्लादेश के साथ चला जाता है। इस कारण से क्या हो गया कि अभी बांग्लादेश के साथ भारत का काफ़ी प्रतिद्वंद्विता देखने को मिल रहा है जूट के उत्पादन में, क्योंकि पहले तो भारत नंबर 1 पे था, लेकिन अभी बांग्लादेश के बाद दूसरे स्थान पर है जूट उत्पादन के निर्यात में भारत। तो यह ऑप्शन नंबर डी इसका पर्याप्त हो जाएगा, क्योंकि कुल श्रम और जूट उत्पादन के क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान में बांग्लादेश के पास चला गया है। नेक्स्ट देखिए 56 में, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है जमशेदपुर में, वाराणसी में, चित्तरंजन में। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का जो निर्माण वह किया जाता है वह चित्तरंजन में किया जाता है। आपको बता दें चित्तरंजन में 1950 ईस्वी में यह सबसे पुराना कारखाना है जहाँ पर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, यह रेल के विद्युत इंजन बनाने वाला सबसे पुराना कारखानों में से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए चित्तरंजन। इसकी स्थापना कब होता है? इसकी स्थापना होता है 1950 ईस्वी में होता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये चित्तरंजन है कहाँ? यह पश्चिम बंगाल में है। और आपको हम ये भी बता दें कि सिर्फ ये जो भारत का ही नहीं सबसे बड़ा, यह दुनिया के सबसे बड़े लोकोमोटिव निर्माता कंपनियों में से एक है जो जाना जाता है चित्तरंजन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 57 में, बिहार की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एक ऑप्शन में मरहौरा और बेतिया, आप मोतिहारी और पटना। देखिए ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगा, मरहौरा और बेतिया, देखिए दोनों है। हालांकि जो आधुनिक रूप से वो बेतिया में किया गया था, लेकिन कह रहा है भारत में पहली चीनी मिल वह मरहौरा में स्थापित किया गया था। जो मरहौरा का जो चीनी मिल था, इसका वर्णन है जो अंग्रेज़ों ने अपने पुस्तकों में भी किए हैं। खासकर इसकी जो खासियत क्या था मरहौरा का जो चीनी मिल का, उसमें था कि यहाँ के जो शक्कर बनती थी वो दूर से शीशे की तरह चमक होती थी उसमें, इसलिए ये काफ़ी प्रसिद्ध था। तो बिहार के पहली चीनी मिल वह मरहौरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 में देखिएगा, कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हैं वो कौन है? देखिए कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हैं वह भार ह्रास मूलक, भार वृद्धि मूलक, भार सममूलक, इनमें से कोई नहीं। तो वह जो कच्चे माल पर जो कपास उद्योग आश्रित है वह भार ह्रास मूलक, इसी पर वो कच्चे माल पर आश्रित हैं कपास उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। अब देखिए बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में सिंहभूमि में, रुद्रसागर में, बरौनी में, रांची में। तो वह हो जाएगा बरौनी में। चूँकि हम लोगों ने देखा था कि जो बिहार का बरौनी तेल शोधक कारखाना है यह पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से कब, ये लगभग 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। और जिस समय इसकी स्थापना की जाती है लगभग 50 करोड़ यानी 49.4 करोड़ का लागत से इसे तैयार किया जाता है। और इसकी जो पूरा क्षमता प्रतिवर्ष है 1 मिलियन मैट्रिक टन की क्षमता के आधार पर इसको विकसित किया गया है तथा यह बिहार का प्रमुख, उत्तरी बिहार का औद्योगिक नगर के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बरौनी हो जाएगा। पूरा भारत में बात की जाए तेल शोधक कारखाने की तो एक नहीं 25 तेल शोधक कारखाने जो आगे आपको और भी देखने को मिलेगा। 3 तो गुजरात में ही हो गए, कौन कौन हो गए? जामनगर, जो तीनों से प्रश्न पूछता है, जामनगर, वादीनगर और कोयली। उसके बाद और भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 60 में, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? अभी हम लोग चर्चा किए थे कि मुरी का संबंध कहाँ से है। आप याद करिए, हम लोगों ने देखा था कि एल्युमिनियम उद्योग की बात की जाए तो भारत में प्रथम एल्युमिनियम उद्योग वह कब होता है? वह स्थापना होता है 1937 ईस्वी में, जब पहला कारखाना एल्युमिनियम का लगाया जाता है। वह पश्चिम बंगाल के आसनसोल के कौन सा नगर? वह जेके नगर में स्थापित किया जाता है। ठीक उसके 1 साल बाद 1938 ईस्वी में क्या क्या था? भारत में 4 कारखाने स्थापित किए जाते हैं और उन चारों से प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो उसमें से पहला था बिहार का मुरी था, जो पहले बिहार में था, अभी कि हालांकि ये झारखंड में चला गया है। तो बिहार का मुरी था। उसके बाद दूसरा केरल का कौन था? अलवाय करके था। उसके बाद पश्चिम बंगाल का कौन से था? बेल्लूर था। और उड़ीसा का हीराकुंड था। तो ये चारों आप ध्यान में रखिएगा, मुरी, अलवाय, बेल्लौर और हीराकुंड। तो
क्या हो जाएगा, मुरी स्थापित, वह हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 61 में कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। अब सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में उद्योग है और सूची 2 में नगर है। अब कह रहा कागज एवं लुगदी उद्योग, सिगरेट, प्लाईवुड और जूट। अब देखिए कागज एवं लुगदी उद्योग, कागज एवं लुगदी उद्योग का संबंध किससे है, ऑप्शन में है डालमिया नगर। तो देखिए कागज उद्योग का जो इस चारों में से ऑप्शन संबंध होगा वह सभी जो ये जो उद्योग हैं ऊपर में लिखा हुआ है बिहार में है। बिहार में उद्योग और नगरों से संबंधित करना, तो सभी जो क्षेत्र हैं बिहार के हैं। ये डालमिया नगर, दिलवारपुर, हाजीपुर, पूर्णिया। तो देखिए डालमिया नगर ये है कहाँ, यह मुख्यतः जो डालमिया नगर है यह रोहतास जिला में पड़ता है ना। तो ये मतलब करीब 4 दशक पहले बिहार के उद्योग जगत का यह जो सिरमौर जो है रोहतास जिले का डालमिया नगर जाना जाता था, जो सिर्फ कागज एवं लुगदी नहीं, ये अन्य उद्योग आगे आपको यह भी देखने मिलेगा। डालमिया नगर का संबंध कागज उद्योग नहीं सीमेंट से था। तो यह जो उद्योग है आपको बता दें, जिससे प्रश्न एक कागज लुगदी से खासकर ज़्यादा पूछा जाता है और दूसरा सीमेंट का भी रहेगा। तो इसमें उद्योग का जो इसमें संबंधित था वह शक्कर, कागज, वनस्पति, सीमेंट, रसायन, एस्बेस्टस उद्योग, ये सभी से संबंधित है। हालांकि अभी तो ये बंद पड़ा हुआ है, लेकिन आपको हम बता दें ये लालू जी के टाइम में जब रेल मंत्री थे तो डालमिया नगर को पुनः इसको रेलवे अपने अधिकरण में लेकर इस पर शायद रेल वैगन बनाने का इस पर बात चल रहा है ना। तो ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब हमको देना है कि किस लिए जाना जाता है उद्योग डालमिया नगर बिहार का। यह कागज एवं लुगदी उद्योग के लिए। सिगरेट हो जाएगा दिलवारपुर अब कहाँ है, देखिए दिलवारपुर यह बिहटा ब्लॉक पटना में ही पड़ता है, बिहटा ब्लॉक में पड़ता है। तो सिगरेट के लिए जाता है। प्लाईवुड के लिए हाजीपुर जाना जाता है। जूट के लिए पूर्णिया जाना जाता है। पूर्णिया खरीफ फसलों के लिए जाना जाता है। जूट का हम लोगों ने देखा था, जूट क्या है, खरीफ फसल है जिसको गलाने व धोने के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में स्वच्छ जल की आवश्यकता भी पड़ती है। यह भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 62 हम लोग देखते हैं। 61 हो गया ना, 62। अच्छा 62 में भी है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना है। अब देखिए सूची 1 में उद्योग है और सूची 2 में स्थान है। अब उद्योग चीनी उद्योग है, कागज उद्योग है, सीमेंट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग। अब अभी हम लोग चर्चा किए थे कुछ चीज़ का, जैसे डालमिया दादरी। अब बताइए डालमिया दादरी क्या था। डालमिया दादरी के बारे में हम लोगों ने देखा था कि यह देश की आज़ादी से पहले डालमिया परिवार और जिंद रियासत के शासक के द्वारा 1938 ईस्वी में सीमेंट कारखाना यहाँ पर स्थापित किया गया था। हालांकि जिस समय डालमिया दादरी में सीमेंट कारखाना स्थापित किया था पूरे भारत में 1 दर्जन से भी कम प्लांट होते हैं। और उस समय जो यह खासकर उत्तरी भारत में यह काफ़ी लोगों को क्या करता है, श्रम प्रदान करता है, रोजगार प्रदान करता है। तो डालमिया दादरी का संबंध क्या चीज़ से हो जाएगा, सीमेंट से हो जाएगा। और ये डालमिया दादरी लगाया गया था कारखाना का, ये हरियाणा में ही लगाया गया था, क्योंकि दादरी वहीं है, हरियाणा का ही डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कागज़। अब देखिए कागज़ के लिए बात किया जाए। अब कागज़ के बारे में हम लोगों ने देखा था कि कागज़ के कच्चे माल के रूप में लुगदी, गत्ते का कागज़, बाँस, ये सभी का क्या होता है, कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है कागज़ को बनाने के लिए। तो अब उसके लिए कौन सा स्थान है, धामपुर है, चंदापुर है, बोकारो है। चलिए अभी हम लोग रुक जाते हैं बोकारो के बारे में। आइए बोकारो के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि बोकारो इस्पात संयंत्र, लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में सोवियत संघ रूस के द्वारा किया जाता है। तो ये इसका तो सही जवाब हो जाएगा बोकारो का। लौह एवं इस्पात 2 मिल गया, सीमेंट बच गया, सीमेंट का भी हो गया। अब कागज़ है, तो कागज़ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कागज़ का जो हो जाएगा वह चंदापुर का संबंध कागज़ से चंदापुर से हो जाएगा। और चीनी हो जाएगा धामपुर यह पड़ता कहाँ है, यह यूपी में पड़ता है। तो ध्यान में रखिएगा धामपुर यूपी में है, जो चीनी उद्योग के लिए जाना जाता है। ऐसे भी जो यूपी है वह चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि चीनी का सबसे अत्यधिक उत्पादन वह यूपी में ही होता है। हाँ, अगर सबसे अत्यधिक फैक्ट्री की बात की जाए, कारखाने की, तब वह महाराष्ट्र हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में आपको यह भी दिखने का मिलेगा कि सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थापित किया गया, उसमें महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो आपको यूपी मारना पड़ेगा, वह सही होगा। तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। देखिए 63 में है तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है। अब देखिए तातीपाका तेल शोधन किस राज्य में। अब तो नाम से ही आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आशा करते हैं नाम से आप पकड़ गए होंगे कि दक्षिणी भारत का ही है। तो दक्षिणी भारत में कौन कौन है, अब 2 राज्य आ गया, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो देखिए असम का जो चर्चित है डिगबोई है, उत्तर प्रदेश का मथुरा है, कर्नाटक का कौन सा था, बेंगलोर था। तो तातीपाका हुआ जाएगा वह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यह संचालित किसके द्वारा किया जा रहा है, यह ONGC के द्वारा इसका संचालन हो रहा है, यह भी ध्यान में रखिएगा। तो तातीपाका तेल शोधनशाला, ऑयल रिफाइनरी कहाँ है, तेल शोधनशाला का इंग्लिश ही होता है ऑयल रिफाइनरी, जहाँ पर कच्चे तेल को परिष्कृत कर वहाँ से पेट्रोलियम, डीजल, ये सभी प्राप्त किया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न 64 में देखिएगा, भारत में तेल की पहली परिष्करण शाला स्थापित कहाँ की गई थी। देखिए इसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए थे। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला, देखिए अगर पहला तेल का खोज वह असम का डिगबोई, पहला तेल कुआं वह भी असम का डिगबोई, यानी तेल के क्षेत्र में संबंधित आ जाए तो उसका प्रश्न का जवाब असम का डिगबोई ही होगा। तो पहला तेल परिष्करणशाला डिगबोई शायद 1901 ईस्वी में स्थापना किया गया था। उस समय यह भारत नहीं एशिया का प्रथम था, पहला था परिष्करण स्थापित किया गया था। तो डिगबोई हो जाएगा। बरौनी में कब किया गया था? 1964 में सोवियत संघ रूस के द्वारा। मुंबई तो अभी देखिए हम लोग मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 में, भारत 65 में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना पाया जाता है। आप बताइए सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? अभी हम लोग को देखा था सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी जामनगर। जामनगर कहाँ है? यह गुजरात में। गुजरात में कितने ऑयल रिफाइनरी? तीनों से प्रश्न पूछता है, जामनगर से भी, वादीनगर से भी। वादीनगर किसके अंतर्गत में है? वह एस्सार ऑयल के अंतर्गत से संचालित किया जा रहा है। और एक कौन था? कोयली था। कोयली भी गुजरात में था, जो इसको संचालन IOCL कर रहा था, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। तो सबसे बड़ा तेल जामनगर। और हम लोगों ने यह भी देखा था, क्या देखा था? पेट्रो रसायन उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा जो कच्चे माल का जो पर्याप्त होता है वह कहाँ से? वह जामनगर से ही होता है, क्योंकि पेट्रो रसायन उद्योग में जो अपरिष्कृत क्रूड ऑयल होते हैं वही कच्चा माल के रूप में उसमें उपयोग होता है, जिसमें मुख्यतः क्या क्या उससे बनाया जाता है? पॉलीमर होता है, कृत्रिम रेसे होते हैं, ये सभी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 65 में देखिए, 66 में देखिएगा, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? अब देखिए, अब टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब किया जाता है? तो टिस्को की स्थापना किया जाता है कब? जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में। तो ध्यान में रखिएगा, जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में साक्ची नामक स्थान पर। यह साक्ची नामक स्थान क्या है? स्वर्णरेखा नदी के पास में है, जो अभी झारखंड में, उस समय बिहार में था। तो उस समय जमशेदजी टाटा के द्वारा स्टार्ट किया था। प्रश्न ये भी पूछता है सबसे पहला लौह इस्पात संयंत्र केंद्र कब और कौन स्थापित किए थे? तो वही 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा साक्ची नामक स्थान पर, जो बिहार में उस टाइम था, जो वही उसी का दूसरा नाम जमशेदपुर का, जो जमशेदपुर में है, वह टाटानगर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, टिस्को किसके नज़दीक है? वह जमशेदपुर, टाटानगर, वही जमशेदपुर का दूसरा नाम टाटानगर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 67 में, निम्नांकित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शंस में है इस्पात संयंत्र और सहयोगी देश। तो राउरकेला। अब हम लोग जानेंगे कि पहले राउरकेला है क्या? तो राउरकेला यह उड़ीसा में है। अब बताइए राउरकेला जो संयंत्र, इस्पात संयंत्र, किसके सहयोग से स्थापना किया जाता है? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र का जर्मनी के जो फर्म रहती है क्रुप्स एंड डिमोंग के सहायता से कब? 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। उसके बाद वहाँ से उत्पादन स्टार्ट होता है। दूसरा में आ जाए भिलाई। भिलाई कहाँ है? यह भिलाई छत्तीसगढ़ में है। इसकी स्थापना पूर्व सोवियत संघ रूस के द्वारा 1959 ईस्वी से इसका उत्पादन प्रारंभ होता है। हालांकि दोनों, जर्मनी वाला भी और भिलाई वाला 55 में ही स्थापना हो जाता है, लेकिन उत्पादन प्रारंभ जर्मनी, ये राउरकेला वाला 56 में और भिलाई वाला 59 में करता है। इसलिए हम बोल रहे थे कि कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा डाटा, यानी कुछ साल का अंतर होगा। तो अंतर इस वजह से होता है क्योंकि स्थापना होती है, उसके बाद जो उत्पादन में उसमें जो कुछ बेसिक कार्य होते हैं उसमें समय लगता है, उसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है, कुछ होते हैं जिसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए कहीं कहीं 2 से 3 साल का गैपिंग भी देखने को मिलता है स्थापना के बाद उत्पादन में। तो ये होगा, भुलाई हो गया। दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ है? यह दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में यह कब किया गया था? यह ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा 1962 ईस्वी में किया जाता है। बोकारो। बोकारो यह USA के द्वारा, यह USA नहीं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के द्वारा नहीं है, पूर्व सोवियत संघ रूस के द्वारा ही 1964 ईस्वी में किया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी ही गलत है, सुमेलित नहीं है, डी हो जाएगा। 1964 में बोकारो के सोवियत संघ रूस के द्वारा स्थापना किया जाता है और 1972 ईस्वी से इसका उत्पादन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 68 में, सुमेलित करिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में उद्योग है, सूची 2 में स्थान है। सूची 1 में है कागज उद्योग है। अब देखिए कागज उद्योग है, कागज उद्योग। अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, अम्बाला है, भिलाई है, टीटागढ़ है, लेखरी है। अभी हम लोगों ने देखा था ना, क्या देखे थे कि टीटागढ़ जो था वह किसके लिए जाना जा रहा था? टीटागढ़ ये कहाँ था? याद करिए, पश्चिम बंगाल में था, है ना। तो टीटागढ़ था जो, उसमें से हम लोग देखेंगे कि टीटागढ़ जो है जूट के लिए भी जाना जाता है, जूट का भी वहाँ उत्पादन होता है। अब यहाँ पर जूट ऑप्शन में है ही नहीं, तो कागज़ का टीटागढ़ हो जाएगा, क्योंकि टीटागढ़ में जूट और कागज़ दोनों क्षेत्र से संबंधित है ये। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे तो थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या करेंगे, गलती होने का संभावना ज़्यादा रहेगा। तो
वहाँ पर था टीटागढ़ का संबंध था जूट से, तो जूट का है ही नहीं तो मार सकते हैं। अब सीमेंट आ जाइए, सीमेंट का संबंध लौह इस्पात का संबंध क्या हो जाएगा, लौह इस्पात के लिए भिलाई हो जाएगा। भिलाई की स्थापना क्या किया गया था, भिलाई उड़ीसा वाला किसके, पूर्व सोवियत संघ रूस के द्वारा ही किया जाता है ना। कब 1959 ईस्वी में अपना उत्पादन प्रारंभ करती है। खनिज तेल शोधनशाला तो ये अम्बाला हो जाएगा हरियाणा के। अब सीमेंट हो जाएगा लखेरी। अब ये लखेरी कहाँ है, राजस्थान में मुख्यतः यहाँ पर एसीसी सीमेंट का निर्माण किया जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 69 में, भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादन केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है। अब कौन सा ऐसा लौह इस्पात उत्पादक केंद्र है, बोकारो है, दुर्गापुर है, कुल्टी है, भद्रावती। ये चारों जो ऑप्शन है ना, सभी लौह इस्पात उत्पादक ही है, सभी लौह इस्पात उत्पादक करता। बोकारो जो पूर्व सोवियत संघ रूस के द्वारा स्थापना किया था, दुर्गापुर यह यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है, या कुल्टी भी जो बर्नपुर और कुल्टी है जो बाद में आपको देखने को मिलेगा, इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में क्या होता है, बर्नपुर में और कुल्टी में होता है। और बाद में इसको बंगाल अपना अधिग्रहण कर उसको बंगाल लौह वर्क्स के रूप में जाना जाता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, बंगाल स्टील कॉरपोरेशन के रूप में जाना जाता है। अब भद्रावती, अब देखिए भद्रावती है कर्नाटक में, इस प्रश्न का सही जवाब होगा भद्रावती है जो लौह इस्पात संयंत्र, जिसे हम लोग विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र के रूप में भी जानते हैं। तो कभी कभी प्रश्न यह भी पूछ दिया जाएगा, निम्नलिखित में से किसे विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र के नाम से जाना, तो यही भद्रावती हो जाएगा। अब इसे थोड़ा समझते हैं कि किन कारणों से इसे ऐसा कहा गया है कि कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित। जो भद्रावती की स्थापना 1923 ईस्वी में किया जाता है मैसूर राज्य में, तब इसे मैसूर लौह इस्पात संयंत्र के रूप में भी जाना जाता है। स्थापना के बाद जो क्या करता है, यह जो अपने ईंधन के रूप में कच्चे माल के लिए, तो ये तो भद्रावती कर्नाटक के बाबा बुदन के पहाड़ियों से लौह अयस्क प्राप्त कर लेता था, लेकिन ईंधन के लिए यह क्या करता था, पास के जंगलों से लकड़ियों के द्वारा इसका ईंधन के रूप में उपयोग करता था, उसी को चारकोल के रूप में यूज कर यह जो कंटिन्यू 1961 ईस्वी तक करता रहा, क्योंकि वहाँ पर जो नज़दीक में है वह क्या था, कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं था, जिसके कारण वह पास के जंगलों की लकड़ियों का उपयोग ईंधन के रूप में क्या था, यह 1961 ईस्वी तक हुआ। उसके बाद विद्युत भट्टी की स्थापना हो जाने के बाद वहाँ से विद्युत भट्टी से संचालन होने लगा। वही विद्युत भट्टी जो स्थापना होता है कर्नाटक में, ये शायद जोग या गरसप्पा से ही बिजली वहाँ से ले आ जाता है। तो ये प्रश्न बार बार पूछता है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि भद्रावती जो स्थापना किया गया था वो कोयला क्षेत्र के काफ़ी दूर पर स्थित था, इस कारण से उन्हें पास के जंगल के लकड़ियों का ईंधन के रूप में सहारा लेना पड़ा। निम्नलिखित में से राज्य समूह में कौन सा है जहां यात्री रेल डब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। अब कह रहा है यात्री रेल डब्बों का, ऑप्शन में है पंजाब तमिलनाडु, उड़ीसा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल और पंजाब। अब देखिए रेल डिब्बों की बात की जाए तो हम लोग देखेंगे कि रेल डब्बों का 2 जगह उत्पादन होता है। कौन कौन था, एक था पेराम्बूर कहाँ था, वह तमिलनाडु में था। तो जो पेराम्बूर तमिलनाडु में था वहाँ पर सवारी रेल डब्बों का निर्माण होता था। तो ध्यान में रखिएगा, तमिलनाडु के पेराम्बूर में सवारी रेल डब्बों, और पेराम्बूर में कब इसकी स्थापना होती है रेल डब्बों को, वह 1952 ईस्वी में होता। और एक पंजाब का क्षेत्र था ये कपूरथला में रेल डब्बों का निर्माण हो रहा था। तो ध्यान में रखिएगा पंजाब के कपूरथला, तो इसका 1986 में, और वही पेरम्बूर वाला कौन था, 1952 में था। तो इन दोनों को ध्यान में रखना है। तो इन दोनों की जगह में यहाँ पर लिखा हुआ है रेल डब्बों का बड़ी मात्रा में, तो सवारी रेल डब्बा और रेल डब्बा, तो दोनों ऑप्शंस, तो सब ऑप्शंस में 2-2 है ही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है। कौन सा स्थान है, झरिया है, जमशेदपुर है, दुर्गापुर है, भिलाई है और झरिया। तो ऑप्शंस में से क्या हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग नहीं है। अब बताइए झरिया में क्या लौह इस्पात उद्योग है, तो झरिया तो कोयला के लिए जाना जाता है। जमशेदपुर, बिल्कुल जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग है, क्योंकि जमशेदपुर में जो स्थापना किसका किया जाता है, टिस्को का, किसके, जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में साकची नामक स्थान पर जो स्वर्णरेखा नदी के पास में है वहाँ पर स्थापना किया था। दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है, यह किनके, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है। 1962 ईस्वी से इसका उत्पादन हुआ। भिलाई का भी हम लोगों ने देखा, भिलाई जो छत्तीसगढ़ में 1959 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ होता है, पूर्व सोवियत संघ रूस। तो इस ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा झरिया क्या है, यह कोयला के लिए जाना जाता है। जब हम लोग पढ़ेंगे कि जो कोयला का मुख्यतः 2 क्षेत्र है जहाँ पर कोयला का उत्पादन होता है, एक गोंडवाना लैंड, एक टर्सेरी क्षेत्र। जो गोंडवाना लैंड है, यह जो क्षेत्र 200 लाख वर्ष पुराना है, जिसके कारण जो गोंडवाना लैंड में कोयले की मात्रा होती है वह उच्च गुणवत्ता वाले पाए जाते हैं। उसी गोंडवाना लैंड में ये आता है, ये झरिया
उसके बाद इसके बाद रानीगंज आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 72 में है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। अब बताइए उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है जहाँ पर दिया सलाई का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन में है बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर। अब आपको हम बता देते हैं, मुरादाबाद किसके लिए जाना जाता था, याद करिए, पीतल नगरी, यानी यहाँ का पीतल का जो मांग था पूरे भारत में बहुत ज़्यादा था, यानी पीतल का मांग काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद बात की जाए मुरादाबाद के बाद बात की जाए मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर किस रूप में जाना था, ये हस्त निर्मित कालीन के लिए जाना जाता था। इस कालीन का मांग पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विदेशों में भी सबसे ज़्यादा इसका मांग होता है, तो ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों तो होगा नहीं, अब बच गया सहारनपुर और बरेली। तो दिया सलाई उद्योग के लिए वह बरेली इसका सही जवाब हो जाएगा। सहारनपुर तो ऐसा कुछ चर्चित उद्योग नहीं है वहाँ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 73 में, झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र कहाँ है। बताइए झारखंड में आयरन एवं स्टील संयंत्र कहाँ है। विजयनगर, विशाखापट्टनम, बोकारो, बर्नपुर। एक ही को तो ऑप्शन में आई है बोकारो। ये जो बोकारो है जहाँ पर आयरन एवं स्टील संयंत्र स्थापित कब किया गया था, 1964 ईस्वी में। किसके सहयोग से, पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से, और वह उत्पादन अपना प्रारंभ ठीक इसके 8 वर्ष बाद 1972 ईस्वी में किया जाता है। तो यह भी ध्यान में रखिएगा, प्रश्न यह भी देखने को आपको मिल सकता है। ये जो ऑप्शन नंबर डी है बर्नपुर है, बर्नपुर क्या था, अब याद करिए, जब इसको की स्थापना हुई थी ISSO, इंडियन आयरन स्टील कंपनी, यानी कि भारतीय लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना 1918 ईस्वी में जब होता है, तो उस समय बर्नपुर और कुल्टी नामक स्थान पर, बर्नपुर, ये बर्नपुर कहाँ है, बर्नपुर है पश्चिम बंगाल का एक जगह है ना। वहीं ये दामोदर घाटी में जो पहले हरिपुरा था, बाद में वो बर्नपुर हो गया, और दूसरा कुल्टी में स्थापित किया जाता है भारतीय लौह इस्पात कंपनी के द्वारा कारखाना। और बाद में क्या होता है, 1918 में तो स्थापित किया जाता है, ठीक इसके 2 साल बाद, 4 साल बाद, यानी 1918 के बाद 1922 ईस्वी में क्या होता है कि कुल्टी, बर्नपुर और ये हरिपुरा तीनों संयंत्र को इसमें मिला दिया जाता है ना, एक कर दिया जाता है। फिर बाद में आपको देखने को मिलेगा 1937 ईस्वी में भारतीय लौह और इस्पात कंपनी को के सहचार्य से बंगाल स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना की जाती है। फिर इसका नाम बदल कर वही बंगाल स्टील कॉरपोरेशन कर दिया जाता है। तो प्रश्न हो सकता है देखने को मिल जाए, ऑप्शन में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए 74 में, सूची 1 का सूची 2 से सुमिलित करिए। सूची 1 में क्या है, एल्युमिनियम संयंत्र है, और सूची 2 में राज्य है। अलमपुर है, अंगुल है, बेलगांव है, कोरबा है। से एल्युमिनियम संयंत्र, सभी एल्युमिनियम संयंत्र है। तो एल्युमिनियम संयंत्र की बात की जाए तो हम लोगों ने देखा था कि भारत में जो प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र है उसकी स्थापना 1937 ईस्वी में किया जाता है, और उस 1937 ईस्वी में जब किया जाता है तो उसका स्थापना पश्चिम बंगाल के आसनसोल में JK नगर में इसकी स्थापना की जाती है। उसके ठीक 1 साल बाद 1938 ईस्वी में 4 कारखाने स्थापित किए जाते हैं। पहला कारखाना जो बिहार के मुरी में, दूसरा केरल के अलवाय में, तीसरा पश्चिम बंगाल के बेलूर में, और चौथा उड़ीसा के हीराकुद में। ये तरह से जिनसे चारों से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो अल्पुरम तो नाम से ही पता चल रहा है दक्षिणी भारत का है, तो ये क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। अंगुल रहने दीजिए, बेलगांव कर्नाटक हो जाएगा, कोरबा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ये कोरबा देखिए क्या है, याद करिए, कोरबा के बारे में हम लोगों ने 2-3 प्रश्न देखा। कोरबा का कभी संबंध आ रहा था थर्मल पावर से, तो वह भी था, जिसमें से छत्तीसगढ़ के द्वारा 2100 मेगावाट का क्या किया जा रहा था, बिजली का उत्पादन किया जा रहा था, है ना। उसके बाद कोरबा के बारे में देखा था, छत्तीसगढ़ में यह कोयला का भी क्षेत्र है जहाँ कोयला पाया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा एल्युमिनियम संयंत्र भी यहाँ स्थापना है, तो हो जाएगा कोरबा का छत्तीसगढ़। उसके बाद देखिए अंगुल हो जाएगा, यह बच गया कौन सा, उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 75 में, भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन कौन हैं। आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो रासायनिक उर्वरक के 2 बड़े उपभोक्ता पंजाब एवं हरियाणा होगा। देखिए अगर प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत की बात होता तो प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में पहले स्थान पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना है, और दूसरे स्थान पर पुडुचेरी है प्रति हेक्टेयर खपत पर। तो वो तो ऑप्शंस में है नहीं, यहाँ पर पूछ रहा रासायनिक उर्वरक में 2 बड़े उपभोक्ता तो पंजाब और हरियाणा। तीसरे नंबर पर था प्रति हेक्टेयर खपत में पंजाब था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 76 में देखिए, पोत निर्माण यार्ड मंझगांव डाक कहाँ स्थित है। अब देखिए पोत निर्माण की बात किया जाए तो जलयान निर्माण की स्थापना, पोटिया निर्माण की स्थापना कब और किन परिस्थिति में होता है उसे हम लोग थोड़ा समझेंगे। हम लोगों ने देखा था भारत में प्रथम जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1941 ईस्वी में किसके द्वारा, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया जाता है। कब, 1941 में, ठीक
कुछ वर्षों के बाद 1952 ईस्वी में भारत सरकार इसे अपने अंडर में अधिग्रहण कर लेती है और हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम का नाम देती है। उसी समय देश में पोत निर्माण के क्षेत्र में 4 प्रमुख केंद्र स्थापित किए जाते हैं, जिसमें से पहला विशाखापट्टनम, दूसरा कोलकाता, तीसरा कोच्चि, चौथा मुंबई और पांचवा मंझगांव डाक था। ये मंझगांव जो है खासकर नौसैनिक के यहाँ पर निर्माण किया जाता है पोत का। नेक्स्ट देखिएगा 77 में भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक अग्रणी उत्पादक है, तो वह हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। गुजरात अकेले पूरे भारत का 71% नमक उत्पादन में योगदान रखता है। उसके बाद बात की जाए तो उसके बाद राजस्थान आता है 17% दूसरे नंबर पर, और राजस्थान के बाद तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है। तो ध्यान में रखिएगा, हो सकता है गुजरात ऑप्शंस में नहीं रहे और वह आपसे जानना चाह रहा है कि आपको जानकार है कि नहीं। देखिए अगर ऑप्शंस में कोई चीज़ नहीं है तो वह जानना चाह रहा है कि उसके बाद उसका कौन सा स्थान है। उसके बाद तमिलनाडु है जो 11% स्थान रखता है। 78 में सूची 1 का सूची 2 से सुमिलित करिए। सूची 1 में उद्योग है, सूची 2 में केंद्र है। अब देखिए सूची 2 में एल्युमिनियम है, तांबा है, जस्ता है, जूट है, ये सभी उद्योग हैं, और इधर केंद्र है मलखजंड खंड। तो देखिए अब आप जैसे ही मलज खंड, जो मलज खंड है यह मलज खंड कॉपर प्रोजेक्ट है, इसकी स्थापना एमपी में किया जाता है 1982 ईस्वी में जब इंदिरा गांधी होती है, वही देश को समर्पित करती है, ताम्र को देश को समर्पित करती है। तो तांबा के मलखजंड जो एमपी में है, यह इंदिरा गांधी जब सरकार होती है उसी टाइम देश को समर्पित किया जाता है ताम्र के उद्योग के रूप में। तो अगर भंडारक के तांबा की भी बात हम लोग चर्चा पहले किए थे कि भंडारक में सबसे ज़्यादा कौन आगे है, तो भंडारण में राजस्थान है, और उत्पादन में कौन है, उत्पादन में एमपी ही है। तो तांबा का तो मलखजंड हो जाएगा। एल्युमिनियम की बात की जाए तो एल्युमिनियम का बताइए, अब जेके नगर है तो आधा गया। जेके नगर का चर्चा हम लोग 2-3 बार किए थे कि भारत में अगर एल्युमिनियम का प्रथम कारखाना हुआ स्थापित कब होता है, वह होता है 1937 ईस्वी में। 37 ईस्वी में कलकत्ता के आसनसोल के जेके नगर में इसकी पहला स्थापना होता है। ठीक इसके 1 साल बाद 1938 ईस्वी में क्या किया जाता है, 4 कारखाने स्थापित किए जाते हैं, जिसमें से हम लोगों ने देखा था पहला बिहार के मुरी में, पहला नहीं कहिए उस चारों में से एक बिहार का मुरी में, फिर एक केरल के अलवायरे में, फिर पश्चिम बंगाल के कौन सा था ये देखिए, फिर उसके बाद लास्ट में था ये उड़ीसा का हरिपुरा था। तो ये सभी जो क्षेत्र था हम लोगों ने देखा था, पश्चिम बंगाल के बेल्लूर था। तो ये सभी क्षेत्र को हम लोगों ने देखा था जहाँ पे एल्युमिनियम उत्पादन के 4 संयंत्र स्थापित किए गए थे उद्योग। तो एल्युमिनियम भी हो गया जेके नगर, तांबा भी हो गया मलखजंड, उसके बाद जस्ता आ गया, जस्ता हो गया टुंडू। टुंडू है कहाँ, ये देखिए टुंडू जो मुख्य रूप से ये जो क्षेत्र है, ये टुंडू कहाँ है, टुंडू झारखंड में हुआ, हाँ, क्योंकि जो जस्ता है वह झारखंड के लिए, जूट के लिए कौन है, वह भाटपाड़ा। ये भाटपाड़ा है कहाँ, देखिए आप ध्यान में रखिएगा, भाटपाड़ा और भाटपारा दोनों है। भाटपारा छत्तीसगढ़ में है, अगर यहाँ पर रा हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ में, लेकिन भाटपाड़ा है तो यह पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग के लिए जाता है। तो वही 24 परगना जो जिले हैं उसी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये भाटपाड़ा स्थित है। तो आपको ऐसे भी मालूम होगा पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, एकाधिकार प्राप्त है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में भी लगभग 75.1% पर उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन भी है, क्षेत्रफल में भी है, दोनों में अग्रणी है वो, क्षेत्रफल उत्पादन में भी और अग्रणी राज्य भी है। नेक्स्ट देखिए 79 में सूची 1 का सूची 2 से सुमिलित करिए। ऑप्शन में है कानपुर, क्या चमड़ा उद्योग है, चलिए आ जाइए, चमड़े के समान हम लोगों ने देखा था ना कि जो कानपुर है मुख्य रूप से चमड़ा उद्योग के लिए भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि भारत के निर्यात में 20% से भी ज़्यादा योगदान निर्यात है चमड़े का, वो कानपुर का ही रहता है। स्वतंत्रता से पूर्व बड़ी मात्रा में जो सैनिक की उपस्थिति ने विभिन्न चमड़े उत्पादन की प्राकृतिक मांग की यहाँ पर स्थिति को बनाया, यही मेन कारण होता है। मेरठ क्या है, जो मेरठ है वह खेलकूद सामान के लिए जाना था। भारत का सबसे बड़ा और बेहतरीन खेल उत्पादन जो है यहाँ पर खेल कूद जो उत्पादन किया जाता है यहाँ पर जो खेल सामग्री जो है वह पूरे भारत ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी मांग है मेरठ का। तो ध्यान में रखिएगा, देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यहाँ से खेलकूद सामग्री का स्थान क्या किया जाता है, वह निर्यात किया जाता है। तो मेरठ खेलकूद के सामान के लिए जाना जाता है। मुरादाबाद तो हम लोगों ने देखा था, मुरादाबाद पीतल की नगरी के नाम से जाना था, यानी पीतल के लिए यह इसका जो देश भर में काफ़ी मांग है, ज़बरदस्त मांग है। तो धातु पात्र के रूप में, और आगरा पर्यटन के रूप में, आगरा है कहाँ, यूपी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 80 में सूची 1 का सूची 2 से सुमिलित करना है। इसमें तेल शोधन शालाएँ हैं और इधर राज्य है, आई है। इसे हम लोग देखते हैं नूनी माटी कहाँ था, तेल शोधन शालाएँ क्या था, तेल शोधन शालाएँ वैसे होते हैं ऑयल रिफाइनरी जिसमें अपरिष्कृत ऑयल को परिष्कृत किया जाता है, यानी उसको शोधन किया जाता है, उस अस्फुटित ऑयल से पेट्रोलियम, डीजल,
इन सभी पदार्थों को निकाला जाता है। तो नूनी माटी यह गुवाहाटी में था जो असम में है। कोयली कहाँ था? कोयली था, याद करिए गुजरात में था, है ना। जो ये कोयली किसके द्वारा संचालन हो रहा था? ये शायद IOCL के द्वारा हो रहा था। एक बार देख लीजिएगा IOCL था या ONGC था, ये दोनों में से कोई एक होगा। मंगलौर कहाँ था? मंगलौर कर्नाटक में होगा और पानीपत हरियाणा में होगा। ये सभी है। भारत में कुल कितने तेल शोधनशालाएँ? वो 25 है। 81 में देखिएगा, भारत में किस राज्य में चीनी का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार? तो वह उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार मिलकर अकेले 60% का चीनी का उत्पादन करता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में होता है। हाँ, अगर प्रश्न ये पूछ दिया जाए कि चीनी मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ, तो उसका आंसर महाराष्ट्र होगा। तो ये प्रश्न दिया जाता है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 81 के बाद देखिए 82 में सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। सूची 1 में है, चलिए, स्थान है तिरुचिरापल्ली है, विशाखापट्टनम है, अवाड़ी है, चितरंजन है। तो अब देखिए, पहले विशाखापट्टनम हम लोग देख लेते हैं। विशाखापट्टनम अभी हम लोगों ने देखा था जहाज़ निर्माण के लिए है, यहाँ पे जहाज़ का जलयान का निर्माण किया जाता। चितरंजन क्या था? चितरंजन लोकोमोटिव के लिए जाना जाता था। चितरंजन के बारे में हम लोगों ने देखा था ना, चितरंजन फैक्ट्री की स्थापना 1950 ईस्वी में किया जाता है, जो रेलवे विद्युत इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। और जो पूरा जो चितरंजन है सिर्फ भारत ही नहीं पर मतलब पूरे विश्व में भी या दुनिया में भी सबसे बड़े लोकोमोटिव निर्माता कंपनी के रूप में भी एक है। तो ये हो गया। अंबाड़ी शायद ये अंबाड़ी यहाँ है, देखिए ना, भूल गए हैं। ये तमिलनाडु में है। ये टैंक फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। अंबाड़ी तमिलनाडु में ही है, त्रिवल्लू में है ना। तो अंबाड़ी टैंक फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। तो ये तीनों मिल गए। अब तिरुचिरापल्ली बच गया है हैवी इलेक्ट्रिक उद्योग के लिए जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 83 में, शर्करा फैक्ट्रियों का अधिकतम संख्या कहाँ है? देखिए, शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या, अगर शर्करा फैक्ट्री का अधिकतम संख्या क्या इस ऑप्शन में महाराष्ट्र है? अगर महाराष्ट्र होता तो उसका प्रश्न का सही जवाब वही होता, क्योंकि जो है चीनी मिलों की सबसे ज़्यादा संख्या महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र ऑप्शन नहीं है, तब आपको उत्तर प्रदेश मारना होगा, यह सही होगा। नेक्स्ट देखिए 84 में, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? भारतीय जूट का वह होगा बांग्लादेश। क्यों होगा बांग्लादेश? क्योंकि हम लोगों ने देखा था विभाजन के बाद जो कुशल श्रम और जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा वो बांग्लादेश के पास चल गया। विभाजन के पूर्व भारत का एकाधिकार था जूट में और 1 नंबर पर था, लेकिन अभी यह भारत निर्यात में बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पर है। हालांकि काफ़ी प्रतिद्वंदता का सामना देखने को मिल रहा है। कारण वही है कि जो भी जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग उपजाऊ क्षेत्र हुआ बांग्लादेश में चला गया विभाजन के बाद। इसी के कारण सबसे अधिक प्रतिद्वंदी बांग्लादेश से ही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए 85 में, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो एक ही है, मथुरा में होगा, है ना। अभी इसके संचालन किनके द्वारा ये मथुरा वाला किया जा रहा है? ये IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा संचालन किया जा रहा है। कभी कभी प्रश्न ये भी देखने को मिल जाता है, जैसे इससे पहले हम लोगों ने देखा था इस्सार, जो इस्सार ऑयल है वह कौन संचालन कर रहा है? तो वह कर रहा है वादीनगर, गुजरात वाला, उसी के द्वारा संचालन किया जा रहा है। बिहार में 86 में देखिएगा, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अब बताइए डालमिया नगर की चर्चा हम लोगों ने पिछले अध्याय में भी किया है, जिसमें से हम लोगों ने देखा डालमिया नगर कागज़ एवं लुगदी उद्योग के लिए भी जाना जाता था। अब यहाँ पर कागज़ का तो चर्चा ही नहीं है, तो डालमिया नगर, यही डालमिया नगर है जो क्या है, रोहतास जिले में अवस्थित है, जो 4 दशक पहले बिहार के उद्योग जगत का सिरमौर के रूप में एकदम स्थापित था। इसमें मुख्यतः मतलब कागज़ के साथ साथ कहिए सीमेंट भी, रसायन भी, सब कुछ का था। हाल ही में आपको मालूम होगा कि डालमिया नगर का रेलवे के द्वारा लालू के टाइम में ही अधिग्रहण कर लिया जाता है, अपने अंडर में रेलवे ले लेती है, और यहाँ पर रेलवे वैगन बनाने का कार्य चल रहा है। इसमें स्टार्टअप किया जा रहा है कि रेलवे वैगन बनाने का, हालांकि ये हुआ है या नहीं हुआ है इस पर अभी, उस समय तो कार्य ही चल रहा था। तो ये हो जाएगा सीमेंट उद्योग के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से सर्वप्रथम स्थापित हुए थे? ये तो प्रश्न का सबसे पहले आपको मालूम होगा, सबसे प्राचीनतम उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देने वाला कृषि के बाद हुआ सूती वस्त्र उद्योग। भारत के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि जीडीपी में इसका 4% योगदान है, पूरे औद्योगिक उत्पादन में इसका 17 या 14% योगदान है ना। तो ध्यान में रखिएगा, निर्यात में भी 14 होगा या 17% होगा। तो सबसे पहले इस सूती वस्त्र की स्थापना कहाँ किया था? 1818 ईस्वी में कलकत्ता का फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर किया जाता है। ये भी प्रश्न देखने को मिलेगा कि कहाँ पर स्थापना किया जाता है, किन परिस्थिति में किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा कि सूती वस्त्र का उत्पादन
सबसे पहले कहाँ किया जाता है? 1818 ईस्वी में किया जाता है, कलकत्ता के फोर्ट क्लास्टर नामक स्थान पे किया जाता है। और सबसे प्राचीनतम उद्योग है जिससे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत, 20% से सबसे ज़्यादा, 20% से अत्यधिक लोग इसमें श्रम में लगे हुए हैं, ये भी प्रश्न देखने को मिलता है। और पटसन उद्योग की बात की जाए तो पटसन उद्योग तो आपको मालूम होगा 1855 ईस्वी में वही जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा, जो स्कॉटलैंड निवासी थे, उनके द्वारा 1859 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। और स्थापना उस समय की जाती है तो स्कॉटलैंड यहाँ से कच्चा जूट को स्कॉटलैंड भेजा जाता है और स्कॉटलैंड से टाट बोलियाँ बनाकर उसको विश्व के विभिन्न भागों में भेजा जाता है, जो कि विदेशी मुद्रा का मुख्य स्रोत उस टाइम होता है। नेक्स्ट प्रश्न 88 में देखिएगा, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? अब पेट्रो रसायन, अब याद करिए पेट्रो रसायन उद्योग क्या है? जिसमें अपरिष्कृत जो वायल होता है उसको कच्चे पदार्थ के रूप में पेट्रो रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है, जिसमें पॉलीमर, कृत्रिम रेशे और दो और है, इसको 4 उपवर्ग में बांटा गया है, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। तो जामनगर सबसे बड़ा वायल रिफाइनरी है, तो वहीं से कच्चे माल का भी, कच्चे जो अपरिष्कृत वायल है वहाँ से ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए इस ऑप्शन का सही जवाब जामनगर ही होगा। ये अंकलेश्वर, याद करिए अंकलेश्वर का चर्चा हम लोग कहाँ किए थे? जो हम लोगों ने देखा था, जो भारत का क्या है ये तेल क्षेत्र है, उस तेल क्षेत्र में हम लोगों ने देखा था। मुख्यतः 4 भागों में, ब्रह्मपुत्र घाटी, उसके बाद गुजरात तट, तीसरा था पूर्वी अपतटीय, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र, तो उसी में से जो गुजरात तट था जिसमें हम लोगों ने देखा था कहाँ से लेकर ये खंबात की खाड़ी से लेकर अंकलेश्वर तक था, 2 क्षेत्र था उसमें। गुजरात के तट में 2 क्षेत्र था, मेहसाना से लेकर, देखिए ना नाम भूल रहे हैं, 2 क्षेत्र था उसमें, उसी में अंकलेश्वर था। नूनी माटी है तो गुवाहाटी में है, ये तेल शोधक कारखाने हैं। नेक्स्ट देखिएगा 89 में, भारत में रेल के डब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? भारत में रेल के डब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, अब बताइए। तो एक तो कपूरथला, पेरम्बूर होगा। अब कपूरथला कहाँ है? कपूरथला ये है तमिलनाडु में होगा। कपूरथला पंजाब में है, कपूरथला पंजाब में, पेरम्बूर तमिलनाडु में है। जो पेरम्बूर है जो तमिलनाडु में है वो सवारी डब्बा बनाता है, सवारी के डब्बा, और जो कपूरथला पंजाब में है वो रेल डब्बा का निर्माण करता है। तो पेरम्बूर वाला कब स्थापना हुआ था? कपूरथला से पहले हुआ था तमिलनाडु वाला, यह 1952 में होता है, जबकि ये कपूरथला 1986 में होता है। तो आशा करते हैं आपको याद रहेगा। तो रेल डब्बों का कहाँ बनाया जाता है? कपूरथला और पेरम्बूर। कपूरथला कहाँ है? कपूरथला हो गया पेरम्बूर तो तमिलनाडु में, कपूरथला पंजाब में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 90 में, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब होती है? अब देखिए टिस्को की स्थापना कब और क्यों होता है उसे हम लोग समझें। टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में क्या किया था? जमशेदजी टाटा के द्वारा। ये भी प्रश्न देखने को मिलता है, भारत में पहला लौह इस्पात संयंत्र केंद्र कौन और किसने और कब स्थापित किया? तो वही जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में साक्षी नामक स्थान पर, जो कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे, वहीं पर इसकी स्थापना किया था। हालांकि जब ये अब झारखंड बिहार से लगा हुआ तभी तो वो झारखंड में चला गया है, तो वहीं पर इसकी स्थापना किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद इसको का स्थापना किया जाता है 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? देखिए लौह इस्पात उद्योग में जो कच्चे माल के रूप में एक तो लौह इस्पात उद्योग और दूसरा कोकिंग कोयला का आवश्यकता होती है, ये जो दो होता है पर्याप्त मात्रा में होता है। उसके बाद और भी है, इसके अतिरिक्त चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, मैग्नीज है, लेकिन कोकिंग कोयला से कम उसका प्रतिशत होता है, तो कोकिंग कोयला इसको आयात किया जाता है इस उद्योग के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उपरिक्त सभी मार दीजिएगा नहीं आ रहा है, तो इसमें सोरा का तो उपयोग होता ही नहीं है, रॉक फॉस्फेट का होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? चलिए फुटलूज उद्योग क्या है फिर से एक बार समझ लेते हैं। फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योग को कहा जाता है जिसकी अवस्थिति कच्चे माल के स्रोत की दूरी पर असर नहीं पड़ता है, यानी कच्चे माल जहाँ पर ये मिलता है तथा जहाँ पर ये स्थापित हुआ उन दोनों के बीच की दूरी का कोई असर नहीं। लेकिन नॉर्मली जितना भी फैक्ट्री और उद्योग स्थापित होता है, जहाँ पर कच्चे माल और श्रम का जो बहुलता होता है वहीं पर स्थापित किया जाता है। लेकिन फुटलूज उद्योग ऐसे होते हैं जो कच्चे माल के स्रोत की दूरी का असर नहीं पड़ता, जिसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आते हैं। तो फुटलर क्या हो जाएगा? फुटलूज उद्योग सॉफ्टवेयर उद्योग हुआ। अच्छा प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। एक और होता है सनराइजेज उद्योग होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए सनराइजेज उद्योग क्या है, उसका हम लोग चर्चा भी पहले किए थे। नेक्स्ट प्रश्न 93 में देखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर का हो जाएगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। जो क्या है ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहने का मतलब जो सूती वस्त्र में जो प्राप्त किए हुए है अपना प्रसिद्धि, वही कोयम्बटूर है। और अब ये जानिए पूर्व का बोस्टन जो है वो अहमदाबाद जाना जाता है। सूती वस्त्र की राजधानी के रूप में मुंबई का जाना जाता है। मैनचेस्टर कहने का मतलब संबंध सूती वस्त्र से ही है ना। उसके बाद उत्तर भारत का
मैनचेस्टर व कानपुर भी जाना जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान में रखिएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या आपको समझ में आया। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको समझ में नहीं आया, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। तो आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तब तक को हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।